All right. Hi, everyone. Good morning. Yeah. Hi, Agnev. Good morning, Arav. Hi, Abhinav. Good morning, Rishabh. Good morning, Shitij. All right. कितने बच्चे आ गए हैं? Around 80 plus, 180 plus. ठीक है. All right. So, इसके पहले आपका कोई क्लास था आज? और is this the only class for the day? एक बार म्यूट हटा देता हूँ. सर कैलकुलस का फिजिक्स सर कैलकुलस का था कैलकुलस. ठीक है. Alright, so ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से संडे सुबह सुबह उठना पड़ा आप लोगों को. Like there is physics to be blamed as well. सर केमिस्ट्री का टेस्ट होगा क्या कभी? हाँ बिल्कुल रखेंगे ना. अभी आप ठीक है सर. मैथ्स के और फिजिक्स के हो गए टेस्ट? कैंसिल हो गया. फिजिक्स का नहीं हो पाया दोनों. फिजिक्स का सर्वर क्रैश हो गया सर, इसलिए मैथ्स का भी कैंसिल कर हाँ दिया. सर वही. अच्छा. सर आप एक क्विज रख लो ना. हाँ सर, क्विज रख लो ना. राइट. तो कॉन्फिडेंस आ. करेक्ट. मैं आप लोगों के साथ में लाइक एक प्रैक्टिस असाइनमेंट या प्रैक्टिस क्विज शेयर कर देता हूँ. ठीक है. आई होप एवरीवन इज ऑन द ट्रैक ऑफ लाइक completing their tasks. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है. On priority, I guess everyone is able to now get into the flow of how and what things need to be done. ठीक है. मैं just as a quick check आप लोगों के साथ में discuss कर लेता हूँ that on priority अभी तक आप लोगों का क्या क्या complete हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हुआ है तो you can use the coming week. ठीक है. बिकॉज जब नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो नए चैप्टर में लाइक थोड़ा बहुत ही होमवर्क मिलता है, इजी होमवर्क मिलता है.
तो आपके पास अभी टाइम रहेगा. सो फ्रॉम अ theory perspective, I hope everyone is able to completely maintain proper notes. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Yes. नोटबुक का कॉपी आप लोगों का है. यू आर नॉट रिलाइंग ऑन द नोट्स विच आई एम सेंडिंग और उनका जस्ट प्रिंट निकाल के बैठ जाते हो. No, नहीं sir. सर. No, sir. No. नोट्स बना रहे हो अच्छे से. नाउ because we are almost done with the chapter, I hope, जैसे some students had shared with me their formula sheets. ठीक है, तो आप में से I am assuming that a significant number of students have worked on it, but those who have not, ठीक है, they need to start working on this formula sheet. Right? It will be a 3 to 4 page sheet, maybe छोटा छोटा सा condensed, crisp, something which you create by yourself. ठीक है, and don't rely on the fact that market में readily available formula sheets हैं. रेजोनेंस का, एलन का, किसी ना किसी का शीट उठा के देख लेंगे एंड वो हमारा फॉर्मूला शीट तैयार हो जाएगा. ठीक है, डोंट गो फॉर सच काइंड ऑफ शॉर्टकट्स, दे आर नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल. हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो कि आपने अपना जो फॉर्मूला शीट खुद से तैयार किया है, ठीक है, आप उस फॉर्मूला शीट को उन दूसरे रेफरेंसेस से कंपेयर करके देख सकते हो वेदर माय फॉर्मूला शीट इज गुड इनफ. ऐसा तो नहीं है कुछ चीजें मिस हो गई हो, राइट? तो वो कंपैरिजन जरूर आप कर सकते हो, बट दिस फॉर्मूला शीट मस्ट बी सेल्फ मेड ओनली. ठीक है, इट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ द चैप्टर वाज. ठीक है, हम लोग किस फ्लो में टॉपिक्स कवर करे हैं, एंड विद इन दैट टॉपिक, विद इन दैट सब टॉपिक, व्हाट वर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, what were the important formulas, what were the important unit conversions that you came across. वो सब आपको कैप्चर करना चाहिए. ठीक है, एंड स्टार्टिंग में देखो स्ट्रगल होता है that you might not be able to condense what you have written in notes into a short 3 to 4 page summary. ठीक है, हो सकता है you might end up with like जो notes आपका almost पता नहीं कितने पेजेस का हो गया होगा इन द नोटबुक, यू वुड बी लाइक कि अरे सर 10, 12, 15 पेज जा रहे हैं. तो सर आधी नोटबुक भर गई. हाँ, सो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है दैट विद टाइम, विद प्रैक्टिस ओनली यू बिकम बेटर एट इट. ठीक है, मतलब इनफैक्ट पीपल इन देयर जॉब्स आर ऑल्सो required to work on this skill set. मतलब आपके पेरेंट्स अगर वर्किंग हैं तो उनसे पूछना आप, वो लोग भी जब उनकी मीटिंग्स होती होंगी तो उसके लिए प्रेजेंटेशंस बनाते होंगे, उसके लिए यू नो डॉक्यूमेंट्स तैयार करते होंगे. और वो डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट्स होता है जो उनका प्रोजेक्ट चल रहा है 6 महीने, 8 महीने, साल भर से, वो प्रोजेक्ट का यू नो एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन, ताकि सामने वाले को एक्सप्लेन करा जाए कि क्या हो चुका है और क्या आगे करना है. तो ये स्किल होता है समराइज करने का, विच कम्स विद प्रैक्टिस ओनली. ऐसा नहीं है दैट स्टार्टिंग में आप फर्स्ट चैप्टर से मान के चलोगे कि आपकी फॉर्मूला शीट एकदम ए क्लास परफेक्ट बन जाएगी. राइट, स्टार्ट टेकिंग दैट अटेम्प्ट, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एंड with more and more iterations you will become better at trying to condense that information that you have, make an overview of it such that it helps in your revisions. ठीक है, and I hope ये बाकी subjects में भी आप लोग कर रहे होंगे. Then apart from theory, जैसे मैंने आपको बताया है, if you remember, problem solving is a very very important aspect. So आप लोग problem solving कहाँ से कर रहे हो? The first and the most important source for it is the booklet. That is your primary source. After that, there are these DPPs or assignments which I share with you. ठीक है, on an ad hoc basis. इसके अलावा आप लोगों के कुछ टेस्ट्स हो रहे हैं.
ठीक है, कुछ टेस्ट रहेंगे, क्विज होंगे, ये लाइक विद टाइम होते रहेंगे. एंड लास्टली you might be following some reference book. ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कोई पर्टिकुलर रेफरेंस बुक आप फॉलो करो. मैंने 4-5 नाम आप लोगों को बताए थे, उनमें से आप कोई सा भी वर्क कर रहे होगे, इट्स ओके. ठीक है, मोर और लेस वो 4-5 नाम आर गुड इनफ. कोई सा भी एक पिक कर सकते हो उसमें से. हाँ, किसी में थोड़ा सा ज्यादा होगा, किसी में थोड़ा सा कम होगा, किसी में कुछ अननेसेसरी चीजें दे रखी होंगी, किसी में अननेसेसरी चीजें कम दे रखी होंगी, तो वो वेरी करता रहेगा. बट टिपिकली दीज आर द सोर्सेज जहां से आप अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रैक्टिस कर रहे हो. ठीक है, बुकलेट, डीपीपीज, क्विज, ये तो लाइक पेस की तरफ से है. एंड आई एम गाइडिंग यू एज टू व्हेन टू डू, व्हाट टू डू. ठीक है, reference book is something which we aren't really much focused on from our side. Like I am not dedicating ऐसे special lectures की एक reference book पकड़ी और उसको discuss कर रहे हैं. ठीक है, आप लोग solve कर रहे हो, बीच बीच में कुछ कुछ difficult questions आ रहे हैं, आप अटक रहे हो, discuss करो, कोई problem नहीं है. ठीक है, but priority इसका रहना चाहिए. ठीक है, that is the number one priority that you have. Now, अब इसके साथ में, ठीक है, there is one more important point which I would want to highlight, that typically कैसा होता है when I find students working on these booklets or the assignments which I share. ठीक है, ये जो booklets and assignments मैं आप लोगों के साथ में share करता हूँ, they are built on a learning curve. मतलब इसमें easy से लेकर डिफिकल्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस की वैरायटी देखने को मिलती है. नाउ आफ्टर डूइंग दीज, जनरली देयर आर टू कैटेगरीज इन विच आई कैन सेग्रीगेट द स्टूडेंट्स. ठीक है, देयर आर स्टूडेंट्स हु आर कॉन्फिडेंट कि हाँ सर, मतलब काफी सारा बुकलेट हुआ है, अच्छे से हुआ है, डाउट्स भी सॉल्व हो गए हैं, अब मुझे और चैलेंजिंग क्वेश्चंस देखने हैं और चैलेंजिंग क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, and typically then those students are the ones who then go for like some of these reference books, and then उसमें जो difficult questions रहते हैं उनको try करने लगते हैं. At the same time, there are a significant proportion of students who don't feel confident, a lot of confidence कि जो booklet करा है, assignment करा है, like वो एकदम अच्छे से हो गया है. And it could be of because multiple reasons. हो सकता है कि because of some personal reason उनका classes miss हो गया, या like they made a choice कि maths physics पे ज़्यादा focus करेंगे, chemistry बाद में देख लेंगे, और फिर वो पछता रहे हैं अब कि उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो अब चीज़ें connect नहीं हो पा रही हैं. Right? कुछ इस तरह के problems आपके सामने आ रहे हैं. So for those students who aren't much confident in terms of what booklet and DPPs का practice was, and they aren't really confident about कि अच्छे से हुआ है, तो they need to build that learning curve. ठीक है, उनके लिए मैं आपको suggest करूँगा. ठीक है, there will be 2 more references, 2 more resources which I'll be sharing with you. ठीक है, there will be a set of एक zip file मैं आपके साथ share करूँगा. इसमें there will be 2 things which I'll be sharing with you. One would be level wise practice questions. ठीक है, level 1 level 2 segregated होंगे. ठीक है, and I will be sharing with you PYQs, previous year questions, and JEE mains के. ठीक है, this is typically for those students who aren't quite confident in terms of the first assignment, as in the booklet and the DPPs that I've shared with them. ठीक है, these are going to be easy level only. ठीक है, easy to moderate मान लो आप. ठीक है, इनमें difficult questions वगैरह नहीं रहेंगे. So ये उन students के लिए नहीं है, those who are looking at challenging questions, because then they will ultimately end up wasting their time working too much on them. ठीक है, they still can look at PYQs and try to solve them in a timed manner कि timed manner में practice हो रही है.
ठीक है, बट these are specially meant for those students those who felt lack of confidence while doing the booklet and DPPs. ठीक है, ये मैं आपके साथ ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, ठीक है, एंड सारे चैप्टर्स का शेयर कर दूंगा एक साथ फ्यूचर के रेफरेंस के लिए भी, तो उनके लिए आप केमिस्ट्री के वर्कआउट करते रहना। नाउ अब नोटिस करना, यहां पर जब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, एज सच ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने आप लोगों को कैसे करने के लिए बोला हुआ है, आई हैवंट आस्क्ड यू टू मेक एनी फेयर नोटबुक एंड उसमें अच्छी राइटिंग में करो, ये सब अपन कैसे कर रहे हैं, रफ तरीके से, सारा बुकलेट असाइनमेंट्स वगैरह सब रफ तरीके से कर रहे हैं, बट देन ऐसा नहीं है दैट दिस इज मेंट टू बी जस्ट डन एंड देन फॉरगॉटन। सर ने बोला था रफ में करना है, तो रफ में करके अब तो रद्दी में चला गया, ऐसा नहीं करना है। यहां से इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था शॉर्टलिस्ट करने होते हैं क्वेश्चंस, राइट? सो बेस्ड ऑन व्हाटएवर यू हैव वर्कड ऑन, you need to prepare a question bank of shortlisted questions, right? What are those shortlisted ones? Those are those questions जिसमें you know जब आपने खुद से सॉल्व करा आपको डाउट्स आए, ठीक है, या फिर मैंने जब क्वेश्चन वो डिस्कस करे तो बताया नहीं अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मल्टीपल तरीके लग रहे हैं सोचने के, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स थे, ट्रैप्स थे, केयरलेस एरर्स स्टूडेंट्स बहुत कमिट करते हैं वैसे क्वेश्चंस में, राइट? तो ये शॉर्टलिस्ट आपको तैयार करनी पड़ेगी एंड बाय द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है, आई टिपिकली बिलीव कुछ चैप्टर्स में कम होता है, कुछ चैप्टर्स में ज़्यादा रहता है, ठीक है, 50 to 70 ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं which are a good source of problem solving revision of that chapter. इसमें variety as well as complexity दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आ जाता है, एंड जब फ्यूचर में आपको रिविजन करने होंगे तो आप फटाफट ये फॉर्मूला शीट और ये क्वेश्चन बैंक्स को वर्क करके देखोगे एंड देन यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ चलो अब ये चैप्टर का मेरा रिवीजन हो गया है, ठीक है, बिकॉज फ्यूचर में द टारगेट वुड बी दैट यू शुडंट टेक मोर देन कपल ऑफ आवर्स टू रिवाइज अ चैप्टर, ठीक है। अभी मैं आपको आज बोलूंगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करना है तो यू वुड बी इन दिस मोड कि हाँ चलो 1 2 3 दिन लग सकते हैं, ठीक है, ज्यादा भी लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ थरली यू वांट टू डू दैट रिवीजन। बट फ्यूचर में जब नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे तो आपके पास इतना टाइम रहेगा नहीं, एनी चैप्टर शुड गेट रिवाइज्ड इन अ मैटर ऑफ an hour or 2 or maximum 3, and वो तभी हो पाएगा when you have condensed that revision material for yourself, and this is that condensed revision material which you will have to develop, ठीक है। एंड जब आप ये condensed revision material से रिविजन कर लोगे उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, टाइम बचेगा आपके पास में, तो फिर आप एक्चुअल पेपर्स के पहले कुछ मॉक पेपर्स दे पाओगे, so that you are able to refine your paper giving strategy, because that is also an important part. Otherwise what I have seen is MT के पहले बच्चे लगे रहते हैं, लास्ट रात तक भी रिवीजन करते रहते हैं, मतलब इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि अरे संडे को रिवीजन है तो लगे हुए हैं, मतलब, एंड दे फॉरगेट दैट एटलीस्ट एक तो टेस्ट पेपर देना चाहिए था ना प्रैक्टिस के लिए बिफोर द मेजर टेस्ट, ताकि एक टेस्ट देने का तरीका समझ में आए, ठीक है। एंड दैट वुड बी समथिंग ओनली बी पॉसिबल इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ कि हाँ ये रिवीजन ऐसे करना है, नाउ आई कैन गिव दैट पेपर, ठीक है। अदरवाइज फिर आप लास्ट मिनट तक वो स्ट्रगल करते रहते हो, अरे वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, तो वो रायता नहीं फैलाना है। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. Sir, Yes, sir. sir, the completion of booklet means the expertise attainder section should also be completed. सो एक्सपर्टीज अटेनर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, इवन इफ
यू आरंट कॉन्फिडेंट इन दैट, लेट इट बी, ठीक है। वो एक्सपर्टीज अटेनर का जो सेक्शन है उसमें लाइक कुछ क्वेश्चंस आप फिर भी कर पाओगे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी ऑफ दिस नेचर कि हाँ मतलब दे आर क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब वो एडवांस के भी लेवल से ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं कई बार। तो यू डोंट वरी अबाउट देम अ लॉट। ओके ज़्यादा फोकस आपका बाकी सेक्शंस पे रहना चाहिए। वो अगर आपके अच्छे से हो गए, ठीक है, देन आप एक्सपर्टीज अटेनर के बारे में सोचोगे। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, नाउ अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा छोटा सा पार्ट जो बचा था चैप्टर का वो क्विकली कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। सो इसमें अच्छा क्या पूछ रहे हैं, सिद्धार्थ पूछ रहा है केमिस्ट्री ओलंपियाड। केमिस्ट्री ओलंपियाड क्या? केवीपीवाई और इन सब के आपके अलग से लेक्चर्स लगेंगे। केमिस्ट्री ओलंपियाड के एंड केवीपीवाई के टिपिकली हर साल जैसा होता है दैट देयर वुड बी सम टेस्ट दैट वुड बी कंडक्टेड and based upon that test students would be shortlisted for KVPY and Olympiad batch and फिर उनके कुछ अलग से लेक्चर लगवाए जाते हैं, ठीक है। KVPY तो फिर भी रेकमेंड करा जाता है बिकॉज KVPY का सिलेबस काफ़ी कुछ जेई के सिलेबस से ओवरलैप करता है, तो इट्स अ रेकमेंडेड एग्जाम दैट वन शुड अपीयर फॉर इफ लाइक दे हैव द एबिलिटी टू मैनेज द करंट वर्कलोड एंड थोड़ा सा जो आगे का वर्कलोड रहता है उसको अभी एक्स्ट्रा लेक्चर्स में लेकर कवर करवाया जाता है। ओलंपियाड इज समथिंग विच इज जनरली नॉट एडवाइज्ड, ठीक है। मैथ्स का और केमिस्ट्री का टिपिकली एडवाइज नहीं करा जाता है बिकॉज देयर सिलेबस इजंट इट इन अ लॉट ऑफ सिंक विद जेईई एडवांस का सिलेबस। फिजिक्स के लिए फिर भी रेकमेंड करा जाता है कि यू नो फिजिक्स ओलंपियाड का साथ के साथ में प्रिपरेशन करते रहो, अदरवाइज इट बिकम्स टू मच फॉर स्टूडेंट्स टू हैंडल। वो अपनी जेईई की तैयारी में ही फिर फोकस नहीं कर पाते हैं, वो ऐसा हो जाता है कि एक पैर इस बोट में एक पैर उस बोट में, ठीक है। यस सर। देन क्या कह रहे हो विभूषिता? नहीं वो नॉट टू बी रेड वाला वाज नॉट टू बी रेड, इट वाज जस्ट नॉट टू बी रेड, वो ऐसे ही भेजा था मैंने, उस पर इतना ध्यान मत दो। ऑलराइट, नाउ Sir, I have a doubt. हाँ बोलो। Sir, like you said, after 2 3 months, when more chapters are done, then we have to give 2 hours to each and every chapter. Sir, so that time we have to revise the notes, or we have to revise this formula sheet like the summary type. नहीं देखो कैसा होगा ना, अभी आज से 2-3 महीने के बाद में आपका एग्जिस्टिंग वर्कलोड बढ़ जाएगा। मतलब अभी आपका कैसा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एक एक चैप्टर चल रहा है, Yes, sir. फिर सब में 2-2 चैप्टर चलेंगे, तो आपका करंट वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाएगा। आपको बैकलॉग्स या पुराने चैप्टर को रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, Yes, sir. ठीक है। आपके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी जो रहेगी वो एग्जिस्टिंग चैप्टर्स ही रहेंगे, मतलब जो करंट चल रहे होंगे उस टाइम पर उनकी क्लास अटेंड करना, उनका होमवर्क करना और उनका नेक्स्ट क्लास के पहले रिवीजन करके डाउट्स इकट्ठे करके डाउट सॉल्विंग करना, वो नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगी। एंड व्हेन यू विल डू दैट फॉर 6 चैप्टर्स पैरेलली, तो आपके पास जेन्युइनली टाइम नहीं रहता है, ठीक है। बीच बीच में विंडो आएगा एंड उस टाइम पर स्पेशली वो ऐसा रहता है कि जब मेजर टेस्ट आने वाला होता है विच इज कंडक्टेड एवरी 2 to 3 months, उस टाइम पे क्योंकि पुराना सिलेबस ही पूछा जाएगा टेस्ट में, तब आपको रिविजन्स करने की जरूरत पड़ेगी। एंड दैट इज वेयर आई एम टेलिंग यू दैट वो रिविजन्स जितने कंडेंस्ड रहेंगे, ठीक है, जितना आपको यू नो ये फॉर्मूला शीट, ये क्वेश्चन बैंक बना के हेल्प मिलेगी, दैट विल बी
समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका फोकस एकदम क्लियर रहेगा कि ये मुझे देखना है, करना है, एंड करंट चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है. अदरवाइज व्हाट आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु डोंट गो थ्रू दिस, फिर वो क्या करते हैं, वो मतलब रैंडमली कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं. फिर वो क्या करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, फिर वो कोई बुक उठा के उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोटिवेशन कम हो जाएगा, फिर बोलेंगे अरे यार नेक्स्ट देखते हैं, फिर कुछ और करेंगे, तो फोकस ही नहीं रह पाता उनका, एंड दे एंडेड अप जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम, रिवीजन का जो भी टाइम था. तो आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू दैट. यू प्लीज लर्न दिस लेसन अपफ्रंट. रिवीजन मटेरियल शुड बी कंडेंस्ड, and that can be only done if you put that effort from the beginning. Otherwise current load काफी ज्यादा हो जाता है. Okay, sir. So like notes are just temporary, which like we have to revise before the test and all, and to save time we have to revise the summary for that. Yes. Okay, sir. So like if our major test, like if it's on Sunday, and like the entire week we'll be studying the chapters which are presently going on, right? So like then on Saturday we revise these 3-4 chapters which were done 1 month or 2 months ago. That's what you're saying, like, right? Like, so the entire week we'll be doing and focusing on what the present chapter is going on and doing the homework of that. And then on Saturday, like a day before the test, you're telling to revise all the previous things. नहीं, आप थोड़ा सा जब टाइमलाइंस को ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा होगा. लेट से आपका अभी मई चल रहा है ना, जून जुलाई में कभी तो एक टेस्ट हो जाएगा, मेजर टेस्ट, ठीक है. तो आप ये मान के चलो दैट उस मेजर टेस्ट के लिए आपको 2 हफ्ते पहले से प्रिपरेशन शुरू कर देनी पड़ेगी, ठीक है. एंड वो 2 हफ्ते पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ because most of the time of the day would go in doing your homework of the existing chapters, ठीक है. So let's say आपका major test is on some particular day and उसके 10 दिन या 12 दिन पहले आप पुराने जो chapters हैं, ठीक है, उनको plan out करोगे कि in the next 4, 5, 6 days I have to revise these chapters, ठीक है. At that time you can't deprioritize your existing chapters, ठीक है. सो मान लो आपका आज संडे है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे आपका मेजर टेस्ट है. अभी आपका जो करंट चैप्टर चल रहा होगा उसका सिलेबस, उसका वर्कलोड, उसका होमवर्क वगैरह सब आपके सामने रहेगा, एंड मे बी इन एन एंटायर डे यू वुड बी एबल टू स्पेंड से 1 hour or 2 hour max for doing revision of what was done earlier, ठीक है. तो keeping that in mind, your revision or your preparation of the major test should start at least 1 to 2 weeks before your major test, and that too in parallel with the current load. अब जब वो रिविजन आपको करना है, अगर वो आपका स्ट्रक्चर्ड रहेगा इस तरीके से, तो यू वुड बी एबल टू डू दैट इन अ मच मोर फोकस्ड मैनर. एंड वंस यू डू दैट, देन जो टेस्ट वाला वीक आएगा उसके 2-3 दिन पहले यू वुड बी इन अ कॉन्फिडेंट पोजिशन टू गिव 1 or 2, ठीक है, 2 भी मुश्किल से दे पाते हो, एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट, a test which will have questions from all the 3 subjects, all the chapters that are there in the syllabus, and in a mixed manner, ताकि आपको within a timed manner कैसे temperament maintain करना है, you are able to take an attempt at it. समझ में आया? Yes. Now, Sure. हाँ बोलो. So these main tests are subject wise, right? All of them like separately for physics, then chemistry, then maths. मतलब 3 घंटे का पेपर होगा अगर एक, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सेक्शन एक साथ आएंगे. Okay. 3 घंटे में आपको 3 घंटे मैथ्स करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में 0 नंबर लेके आने हैं, तो आपका चॉइस है. अदरवाइज इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू वुड बी स्पेंडिंग adequate time in all the 3 sections and then scoring. So it's like JEE mains and advanced only, the pattern.
वैसे ही रहेगा ना। अभी देखो जो अभी टेस्ट होंगे वो तो टॉपिक वाइज हो जाएंगे कि कभी मैथ्स का हो गया, कभी Yes, फिजिक्स sir. का हो गया, कभी केमिस्ट्री का हो गया, ठीक है। बट जो मेजर टेस्ट होंगे दे विल बी लाइक अ कंबाइंड टेस्ट ओनली, ठीक है। सर मेजर टेस्ट में 2-3 चैप्टर्स होंगे ना, लाइक मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और फ्यूचर में जो होगा वो। हाँ सर केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद क्या आता है? अभी मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग कल से, ठीक है। सर मोल कॉन्सेप्ट अच्छा के बाद ओके। How many lectures will that take? मोल कंसेप्ट वेल टिपिकली 10 लेक्चर्स के अराउंड में हो जाता है। Okay, yeah. तो इसका आधा होगा फिर तो almost। Atomic structure was very big. एटॉमिक हाँ स्ट्रक्चर सर। टाइम लगता है, स्पेशली बिकॉज स्टार्टिंग पार्ट में नए नए भी आते हैं ना। अब आप एक्चुअली आपके लिए आपने नोटिस किया होगा कि जब से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट हुआ अचानक से लेवल बढ़ ही गया, यस सर। हाँ सर वही। हाँ सर। ठीक है। तो दैट हैपेंस एंड दैट इज वेयर अभी मोल कंसेप्ट जब स्टार्ट होगा ना तो स्टार्टिंग पार्ट इजी रहेगा, तो आप मेक श्योर दैट you are revising whatever was done in that quantum mechanical model and you are able to clear all that doubts and make sure that all of this booklet and DPPs and whatever practice questions I'm asking you to work on वो complete होते जा रहे हैं। Sir, when is the TWT of this atomic structure? Mostly next week, Okay. कभी ना कभी रख लेंगे। मैं एक बार फिगर आउट कर लूंगा बाकी टीचर्स से भी, क्योंकि अगर आपका लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मल्टीपल चीजें एक साथ क्लैश कर रही हैं। यस सर। ठीक है, ऑलराइट Sir, हाँ हाँ। so should we make a separate notebook for mole concept? नहीं नहीं नहीं, नोट्स में कंटिन्यू रहने दो उसको, उसके आगे चलने दो। ऑलराइट सर आफ्टर मोल कॉन्सेप्ट व्हिच इज द नेक्स्ट चैप्टर? मोस्टली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सर जो फॉर्मूला शीट बनाने को बोली थी वो सर मतलब जब मोल कॉन्सेप्ट नया चालू होगा तो साथ साथ में बनाना है या चैप्टर के एंड का वेट करना है और उसके बाद बनाना है? टिपिकली चैप्टर का एंड हो जाता है तब आपको ज्यादा अच्छा एक समरी बनाने का आइडिया लगेगा। ड्यूरिंग द चैप्टर इट इजंट समथिंग व्हिच यू आर एबल टू डू एज इफेक्टिवली एज जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, आपको समझ में आ जाए क्या ज्यादा रेलेवेंट था क्या कम रेलेवेंट है, तो वही फिर आप फॉर्मूला शीट में डालोगे ना। यस सर। ठीक है, अंशु का एक फनी क्वेश्चन है, सर तीनों सब्जेक्ट का TWT भी एक साथ ले सकते हैं ना? तो वही तो आपके मेजर टेस्ट रहेंगे अंशु। Those are what major tests are going to be. तीनों सब्जेक्ट को एक साथ। There is a concept of minor test also that happens occasionally, ठीक है, बट अदरवाइज ये तो ऐसी बात होगी ना सर, मीटिंग लेने के पहले एक और मीटिंग कर लेते हैं, उसके पहले एक और मीटिंग कर लेते हैं, ऐसे एंड नहीं रहेगा अदरवाइज इस चीज का। ठीक है, पढ़ोगे कब फिर? Sir, from where do we get this mock papers, sir? Because before the major test. रहते ना पनीशिया पे, आप लोगों का एक्सेस है ना उसमें? देयर आर नहीं है सर। नहीं सर सर। कुछ भी नहीं है बट उसमें कुछ है ही नहीं। हाँ Yes, sir. उसमें कुछ है ही नहीं। सर अब तक पैनेशिया का सर, लॉगिन आपको वगैरह नहीं दिया, ये तो सिर्फ प्रेप साइट है। हाँ वही। दे देंगे सर आपको, उसमें रहते हैं टिपिकली देयर आर दीस ऐसे सर फोल्डर। उसके लिए किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा? नहीं वो अपने आप मिलेगा आपको, मतलब आई थिंक दैट इज टू बी ऑटोमेटिकली दे दे, आई थिंक पता नहीं दे दे चाहिए था अभी तक तो। अच्छा सर वही बहुत टाइम हो गया, अभी दे देना हाँ चाहिए सर था। पैनेशिया तो हाँ अभी सर, तक नहीं दिया। लास्ट टाइम सीनियर्स को इस टाइम तक मिल चुका था। हाँ या तो आई थिंक वो शायद पनीशिया पोर्टल को माइग्रेट कर रहे हैं, किसी नए पोर्टल में डाल रहे हैं, कुछ कुछ तो चल रहा है टेक में, इसलिए वो करवा रहे हैं ये सब, ऐसे नया नया टेस्ट का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। सर और जो आप TWT लोगे ना ये चैप्टर के लिए, उसमें सब रहेगा ना कॉम्प्रिहेंशन, मैट्रिक्स मैच ये सब? धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। देखो स्टार्टिंग का जो TWT रहेगा ना उसमें सिंगल चॉइस एंड वन और मोर देन वन चॉइस रखेंगे, फिर उसके बाद में लाइक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग लेके आएंगे।
ऑलराइट, सो ये लास्ट वाला पार्ट अब देखो कंप्लीट कर लेते हैं अपन, छोटा सा जो सेक्शन बचा था चैप्टर का। इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स बनाने सीखे थे, राइट। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स के ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, ये साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। एंड व्हाट वी डिड वाज वी डिड draw those graphs अलग अलग से for different different orbitals. Now this one particular graph which I am showing you right now is a graph in which मैंने 1s orbital, 2s orbital, 2p orbital तीनों का एक ही ग्राफ में ड्रॉ करके बना दिया है, so as to put across some points that need to be remembered. What are those points? What are those learnings from a graph like this? एक एक करके हम लोग समझते हैं। So ये कैसा रहेगा? If you just focus on the nature of the graphs, जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ रहता है 1s ऑर्बिटल का, तो वो ऐसे बढ़ता है एंड देन कम होता है। 2s ऑर्बिटल का ऐसा रहता है, यू रिमेंबर 2s ऑर्बिटल में लाइक देयर इज वन रेडियल नोड, तो वो ऐसे बढ़ेगा, फिर एक नोड आता है, देन अगेन बढ़ेगा एंड देन इवेंचुअली वापस से टुवर्ड्स जीरो अप्रोच करेगा, ठीक है। 2p का कैसा रहता है? 2p में देयर वाज नो रेडियल नोड, तो वो जस्ट बढ़ता है एंड देन कम हो जाता है। Having drawn these graphs separately, we got the idea about their nature, but now together let's look at some of the important points. For 1s orbital, and in fact for each of these orbitals, the area under the graph was representing the probability of finding the electron in that region, correct? So if I compare 1s ka graph and 2s ka graph, can you see that most of the area under the graph for 1s is quite close to the nucleus as compared to the 2s ka area? Yes sir. Yes. अगर मैं यहाँ, Can you repeat? हाँ, अगर मैं यहाँ पर let's say एरिया हाईलाइट करने लग जाऊं, दिस इज द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ द 1s ऑर्बिटल, ठीक है, एंड say this is the area under the graph of the 2s orbital, which is representing the probability of finding the electron. So if I'm looking at this graph, I can make an inference that 1s के इलेक्ट्रॉन की मिलने की probability is more close to the nucleus as compared to 2s के इलेक्ट्रॉन के मिलने की probability. Yes sir. Yes. Yes. ठीक है, so that's an important observation that 1s electrons are going to be much closer to the nucleus as compared to what the 2s electrons are going to be. And even if I, let's say, try and extrapolate and write about 3s, ठीक है, इसमें मैंने ड्रॉ नहीं करा हुआ है, बट अगर मुझे 3s ड्रॉ करने का मिलेगा तो 3s का भी कुछ इस तरीके से रहेगा दैट लाइक एक नोड, दो नोड और फिर तीसरा नोड कुछ और आगे जाके कहीं पे बनेगा, तीसरा नोड नहीं, सॉरी, तीसरी पीक, इस तरीके से ऐसा कुछ रहेगा। सो यहां से हम लोग एक स्टेटमेंट कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट नोटिस करना। फॉर ये वाला नहीं, एक मिनट ना, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एल वाला स्टेटमेंट कहाँ गया? एक मिनट, वो वाला स्टेटमेंट, जस्ट गिव मी वन मोमेंट।
for the same value of L, हाँ ये रहा. Just give me 1 minute. So I put this statement across. For a fixed n, okay, ये statement आप observe करो. For a fixed L, what do I mean by L? The Azimuthal quantum number. As n increases, the position of principal maximum. What do I mean by principal maximum? Maximum. Global maximum. Local maximum. ठीक है. And उसका position मतलब उसकी x axis पर जो value है, location जो है, ठीक है. The position of principal maxima, that is the distance from nucleus where probability of finding electron is maximum. ठीक है. उसका ट्रेंड कैसा हमने ऑब्जर्व किया है, दैट एज द n increases, the r value also increases. ठीक है. So if I was to write this relationship, ठीक है, if I was to compare R max, what is R max? The position where the probability of finding the electron will be maximum. ये 1s orbital का, 2s orbital का और 3s orbital का मैं कंपेयर करूंगा, तो ये किस ऑर्डर में रहेगा? Each is greater than the other. As n increases, the location where the electron is likely to be found is going to increase. ठीक है. Point number 1. अच्छा. Now let's look at 2s and 2p का distribution. Now when we look at 2s and 2p का distribution, can you see 2p का principal maximum, यानी कि the location जहां पर मैक्सिमा आ रहा है of the 2p का ग्राफ is before the 2s का? Yes. तो यहां पर अब मैं एक स्टेटमेंट और लिखूंगा, एंड ऐसा ही ट्रेंड ऑब्जर्व होता है फॉर अदर शेल्स ऑल्सो. लेट्स से अगर मैं 3s 3p 3d का ड्रॉ कर रहा होता है यहाँ पर, तो उसमें द ऑब्जर्वेशन विल कम इन द सेम वे, दैट फॉर द सेम n, द डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यानी कि r max, it is inversely related to the value of L, the azimuthal quantum number. तो अगर L बढ़ेगा तो R max का वैल्यू कम होगा. That means, let's say if I put this question across,
the distance of maximum probability. The distance of maximum probability matlab this R max of 3s 3p 3d orbital. तो ये कैसा ऑर्डर रहेगा? 3d will be closer to the nucleus, like the maxima will be closer to the nucleus, as in the value of 3d ka R max would be lesser than 3p than 3s. Okay, option C. Now, having said this, okay, having talked about this particular point, and like you can elaborate more on this point by using this ग्राफ. अगर इनको मैं एक ही ग्राफ में बना देता हूँ, ठीक है, या फिर मैंने उनको जस्ट एक के नीचे एक करके बनाया है, so as to be able to make that comparison easier for you. That 3D का जो मैक्सिमा है वो ज़्यादा क्लोज रहेगा न्यूक्लियस के as compared to 3p as compared to 3s. Having these two observations, एक और ऑब्जर्वेशन है which, हाँ करेक्ट, the principal maxima means the global maxima only. एक और ऑब्जर्वेशन रहेगा आपके लिए which will come in handy in a chapter called as periodic properties, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. There is a property called as penetration power. What does that mean? Or how do we infer that property? So penetration power is first of all defined for an electron, okay, or you can say an orbital. And it is a measure of its closeness to the nucleus. So when I make a statement, something like penetration power of one electron is more than penetration power of another electron, what would it mean? That the electron which has more penetration power is spending more time close to the nucleus as compared to the other electron. Now, why this property is going to be important is because जब हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स का डिस्कशन करेंगे, अभी तक ये प्रॉपर्टी हमारे लिए इतनी रेलेवेंट नहीं थी बिकॉज सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम had just one electron around the nucleus and we didn't have to bother about how electron-electron interaction would be happening. But as we move towards understanding more about multi-electron systems, what we analyze, what we understand is that electron-electron interaction is important and it plays a role in how the overall atom behaves, what kind of physical properties, what kind of chemical properties it would show. And that is where a property like penetration power needs to be understood and needs to be used. The penetration power property comes in use किस तरीके से आप notice करना. So nucleus and nucleus के around there will be many electrons. ठीक है? Some in s orbitals, some in p orbitals, like some in higher s orbitals. And most of the chemical properties, most of the in fact physical properties as well that are shown by an atom are primarily governed by its outer electrons because they are the ones that are interacting with whatever comes in the vicinity of that atom.
नाउ ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, how much nuclear attraction they are experiencing is an important factor to understand that how these electrons are going to behave, whether they are going to come out, whether they are going to be attracted by their own nucleus. And when we talk about multi-electron systems, the inner electrons, okay, the electrons which are present in the inner shells, they play a role as well, because these inner electrons are going to shield or screen the nuclear charge. They are not going to let the outer electrons experience the same attractive pull had it been, say, a single electron system, had there been no other electrons. Because of the presence of these inner electrons, this outer electron wouldn't experience the same nuclear attraction, wouldn't experience the same attractive force. So this observation or this behavior of inner electrons is called as shielding effect or screening effect, because they are going to be responsible for not letting the outer electron experience the complete nuclear charge. If I start thinking in a detailed manner, in an in-depth manner, then is each and every inner electron going to shield the nucleus in the same way? Is that a likely scenario, that each and every inner electron does shielding of the nucleus in the same way? No, sir. No, sir. Some will do it more No, plus. Intuitively, we should be able to say that I don't think so. Why? Because the way in which each electron is present around the nucleus, right? The region in which that electron is present around the nucleus, is it a spherical region? Is it a dumbbell region? Is it a double dumbbell region? Right? That makes an impact. Like basically, the kind of orbital in which that electron is going to be present is going to be making an impact. And that granularity, that detail is something which is, captured in this term called as penetration power, as it captures the closeness of an electron to the nucleus. The more penetration power, the more close an electron would be around the nucleus, the more shielding it will cause. Can we agree to that statement? Yes, sir. Yes. Take the last statement. हाँ, मैं दोबारा बोलता हूँ. More the penetration power, what does that mean? That electron is more close to the nucleus. It spends more time near the nucleus. The more shielding it will be able to do, the more screening it will be able to do. Yes, sir. Right? So I can make that statement. Sir, Haan. Sir, could you explain what does shielding mean again? Like, what does it neglect the effects of, like, if the electron is in the outer shell, is it something like the inner electrons make it do something such that the outer electron does not be affected by the nuclear charge or something? So that is what I'm trying to help you understand and grasp this concept as. वापस से एक बार ध्यान से सुनना. आउटर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ, ठीक है. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, राइट? दे हैव सम interaction between them. But if there are more electrons, we are in a multi-electron system, the inner electrons are going to play a role.
the outer electron now is not going to experience the same attractive pull, the same nuclear charge as it was experiencing before. Why? Because electrons repel. Okay. Now, in the quantum mechanical model, how do we model it? How do we understand it? How do we describe the role of these inner electrons in influencing what outer electron experience? We describe that as shielding or screening of nuclear charge caused by the inner electrons. ठीक है, ये एक टर्मिनोलॉजी, ये एक तरीका हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. The literal meaning of shielding screening जो इंग्लिश का है वही यहाँ पे होल्ड कर रहा है, that these inner electrons, they are basically screening the nuclear charge. They are not letting the outer electron experience that complete nuclear charge, but some lesser part of it. Okay, sir. ठीक है. Now, इसकी डिटेल में मैं आपको जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि not each and every inner electron would cause the same kind of screening. Inner electrons maybe some will cause more screening, some will cause less screening, or some will cause more shielding, some will cause less shielding. And that aspect depends upon this property called as penetration power. So more the penetration power, more is the closeness of that electron around the nucleus. It spends more time around the nucleus than away from it. Okay, and if I was to ask you to guess, okay, if I was to ask you to do that guesswork by looking at the shape of the orbitals, ये एक 1s, or let's say not 1s, ये एक s orbital है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर शेल का, ठीक है, ये s ऑर्बिटल है, ठीक है, ये p ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है, ये d ऑर्बिटल्स रहेंगे. Now, by looking at their diagrams, by looking at their orbital diagrams, can you make an intuitive guess that which electrons will be spending more time near the nucleus? Sir, S. S. Which would be spending least time close to the nucleus? D. ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ just intuitive guess के basis पे? Because I'm looking at the shapes of these orbitals and I can see that d orbital का कोई electron है, तो it is spending more time away from the nucleus. Like if you see the shape of the orbital, that means it is more likely to be found in these regions, right? These regions are the ones in which it is more likely to be found. So they are further away from the nucleus as compared to say a p orbital, as compared to say an s orbital, right? So intuitively I can make that judgment. So if I was to, let's say, look at the order of penetration power for orbitals with the same principal quantum number, ठीक है, 3s 3p 3d के बीच में, then I can agree with this trend. I can agree with this trend saying that 3s के orbitals will have more penetration power than 3p than 3d. What would it mean? That 3s के electrons would cause more shielding or more screening as compared to 3p के electrons, as compared to 3d के electrons. Okay, this is when I say kept the same n value. Of course, अगर n value vary कर रहा हूँ मैं, ठीक है, if I am saying that I am comparing first shell के electrons with second shell with third shell, then definitely जो inner shell के electrons है, they are going to be more close to the nucleus, they are going to cause more shielding. ठीक है, Yes, sir. debate नहीं है. But within a shell, within a particular shell, say 4s, 4p, 4d, 4f, अगर मैं आपको compare करने के लिए बोलूँ,
तो आपका order of penetration path would be something in this way. Yes, sir. So, हाँ, एक मिनट मेरे को बस कंप्लीट करने दो स्टेटमेंट. नाउ ये जो मैंने ट्रेंड आपको बताया, समझाया, ये इंट्यूटिवली you concurred with me based upon the shape of the orbitals, based upon the visualization of the region in which electron is likely to be found. Another way in which it is concluded or actually mathematically understood is because of these additional maximas. ठीक है, जब हम like 3s 3p 3d का ये ग्राफ नोटिस करते हैं, ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ हम लोग नोटिस करते हैं, तो इस ग्राफ को देखने पर आपको एक ऑपोजिट आइडिया आता है दिमाग में, आपको एक काउंटर इंट्यूटिव आइडिया आता है दिमाग में कि सर ये तो मतलब कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले बोला कि 3D का Rmax is closer to the nucleus as compared to 3p का Rmax as compared to 3s का Rmax. So isn't 3D का electron more close to the nucleus than 3p than 3s? क्या आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है? Yes, sir. है ना? So ये कॉन्ट्रडिक्शन आता है, but that is where I want you to understand that the statement which you need to focus upon, ठीक है, because again मैं आपको actual probabilities के calculation नहीं करवा पा रहा हूँ यहाँ पे. It is because of these additional maximas that are present in the 3s or in the 3p orbital, which are making the electron spend more time near the nucleus as compared to say 3D electron. Because these are the maximas, these are the area under the curves that talk about the overall probability of finding the electron. ये जो मैक्सिमा थे, ये मैक्सिमा क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? हाँ, so ये मैक्सिमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? जैसे मैं फॉर एग्जांपल 3s इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 3s इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? दैट न्यूक्लियस से इफ आई स्टार्ट मूविंग अवे, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड. कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर 0 है, ठीक है. अब उन्हीं में मैं आपस में कंपेयर कर रहा हूँ 3s के इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी. इफ आई एम कंपेयरिंग at different points around the nucleus, so as I am moving away, there comes a point जहां पर it is going to be maximum, ठीक है, and that is what I am highlighting as Rmax. And similarly I do that for 3p, similarly I do for 3d. Now जैसा मैंने आपको पहले बताया था that in a region around the nucleus मुझे जब probability calculate करना होता है of finding the electron, so let's say if I was to calculate the probability of finding the electron at a distance or within a region 0 to r, ठीक है, some r region r value, तो फिर मैं कैसे calculate करता हूँ? Mathematically, I would do that integration psi square r 4 pi r square dr and इसकी limits लगाऊंगा 0 से r, और I could present it on the graph इस 0 से इस r तक, जो भी r का वैल्यू मैंने रैंडमली लिया, ठीक है, उस r का मैं उस r तक में मैं एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, एंड दैट एरिया ओवरऑल प्रोबेबिलिटी मुझे बताएगा of how the electron is likely to be found in that region. And that is where these additional maximas, these additional peaks that are there in the
graph of 3s or 3p would be helpful, would be increasing the penetration power of the s electron. Okay, now there might be this problem which you might be encountering because these are randomly drawn graphs. आप ज़्यादा अच्छे से अगर ऑब्जर्व करना है तो आप ये वाला ग्राफ ऑब्जर्व करना, बिकॉज दिस इज अ मोर प्रॉपरली ड्रॉन ग्राफ, प्रॉपर स्केल के साथ में. So can you notice the 2s and 2p का graph? Can you notice how the Yes, sir. of 2s is Yes, sir. as Yes. compared to 2p? Yes. So can you understand that why 2s electron is experiencing or is having a greater penetration power if you look at area under the graph closer to the Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ये वाला जो ग्राफ था ना, ये वाला ग्राफ तो एक्चुअली क्या बुकलेट से मैंने उठा लिया, ये जस्ट आर मैक्स शो करने के लिए ठीक है, बट इफ आई वाज टू ड्रॉ ऑल ऑफ देम इन वन ग्राफ देन इट गिव्स अ बेटर पिक्चर. ठीक है. येलो पार्ट तो मैं बस ये बता रहा हूँ दैट दिस इज द रीजन लाइक क्लोजर टू द न्यूक्लियस, एंड उस क्लोजर टू द रीजन न्यूक्लियस में आप नोटिस कर रहे हो दैट 2s के इलेक्ट्रॉन के मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है एज कंपेयर टू 2p का इलेक्ट्रॉन, इफ आई understand it from the perspective of area under the graph. ठीक है, समझ में आया ये? So I had a doubt. Yes. बोलो बोलो. Also, if penetration power is like related to multi-electron species, so then, and if this graph is only for single electron, so how can we relate it? करेक्ट. सो एग्जैक्ट सॉल्यूशंस जो आते हैं, ठीक है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही आ पाते हैं, राइट. बट वापस से जब मैंने आपको याद करो लाइक लॉन्ग बैक एक स्टेटमेंट यही बताया था दैट व्हेन वी also try to get the calculations for multi-electron species, which are quite difficult to get. But when we use approximation techniques to come up with those answers, the answers don't come out to be quite radically different. Okay, So the graph will be more or less the same. हाँ. Of course, there would be certain approximations that would have gone in drawing those graphs, but yes, the graphs will be on the same lines only. Okay, thank you. So, sir, I'm not sure what I'm saying is correct or not, but sir, does this penetration power like have this relation with the electron cloud density? हाँ, ये जो ग्राफ्स हैं, ये मैं आपको ये ग्राफ्स जो मैं बता रहा हूँ, इन ग्राफ्स का एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है? The probability of finding the electrons. Correct. Around the nucleus. Area under the graph helps us understand the probability of finding the electron. Now, if I am comparing, let's say यहाँ पे 2s and 2p का ग्राफ में कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्लोजर टू द न्यूक्लियस when I am seeing ये जो 2s के ग्राफ में एक एडिशनल पीक आया था, this is contributing to more area under the graph. Yes. Closer to the nucleus. Yeah. So these additional peaks are the ones which are responsible for the 2s electron to have more shielding power as compared to 2p electron. That means the 2s electrons are going to shield more nuclear charge as compared to 2p electrons. So what about the like electron cloud? Electron cloud, when we say it is a representation of, so like it sir, I can't hear you.
So like it tells us about the electron density, right? So is it like the representation of the dot density or something? Correct. So when we say electron cloud, it's a more, you can say, it's a less technical way of trying to describe the fact that we can't pinpoint the exact location where the electron is going to be around the nucleus. All we can talk is in terms of probability of finding that electron. Yeah. Now, if I was to explain that concept to someone जिसको probability का aspect इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए एक simplified word use करा जाता है that think of electron being present around the nucleus as an electron cloud. You can't exactly pinpoint and say that where the electron is going to be because it's spread around the nucleus. ठीक है, वहां से वो word terminate as in origin करता है. Yeah. अब अगर मैं उस cloud को और डिटेल में और फाइनल ग्रैन्युलैरिटी से समझने की कोशिश करूंगा, तो उस क्लाउड के अंदर आई कैन से दैट देयर वुड बी सम रीजन्स व्हिच आर मोर डेंस, सम रीजन्स व्हिच विल बी लेस डेंस. Yes. And that dense or less dense is related to the probability of finding. Yes, it's like the dot density diagram. हाँ, ठीक है. Okay. As a quick summary, ठीक है, प्लीज यहाँ पे ध्यान से सुनना. What are the 3 important points that I would like to highlight to everyone? Okay, number 1, when we draw these radial probability distribution curves together on the same graph, there are some noticeable points. The first point which is to be noticed is that for a given L, as n increases, the position of principal maxima also increases. That means that location where the probability of finding an electron would be maximum of an orbital, we find that to be increasing with increasing value of n. ठीक है, ये पहला कंक्लूजन हो गया. दूसरा कंक्लूजन जो आपको ध्यान में रखना है is within a shell, that means for the same value of n, if I compare the Rmax of different subshells, ठीक है, different L values, then what I find is that as L increases, the Rmax value decreases. That means the location where the maxima lies will be closer for a 3D orbital as compared to 3p as compared to 3s. ये दूसरा पॉइंट था जो कि आपको ध्यान में रखना रहेगा. हाँ, अब अगर इसमें आप मुझसे पूछोगे सर व्हाट इफ आई कंपेयर 3D with 2p और से 4f with 2p, किसका Rmax कहाँ पे रहेगा? Sir, we can't compare, right? ठीक है, मतलब I'm not able to decipher that trend between random n and random L values. That is not a trend which I will be able to tell you. ठीक है, there is this particular trend which we are observing, which comes of use in some future concepts also, is that agar for a given value of L, n बढ़ रहा है, तो I can safely say that this trend is followed, that as n value increases, the location of the principal maxima increases, and for the same n, if L increases, then the location of that principal maxima decreases. Also, the maxima of 3D will be closer, but the probability of finding 3s electron near nucleus will be more. हाँ, so after understanding these 2 points, there is this third point which I would want to also highlight, which is
in terms of this property called as penetration power. And I want to use this term. I would want you to remember this term because periodic properties chapter में मैं कुछ नहीं तो at least 100-200 बार तो ये term बोलूँगा. Penetration power, penetration power, penetration power. And उस time पर the important takeaway would be that within a shell, 3s will have a greater penetration power than 3p than 3d. Like, or if it was say fourth shell, then 4s greater than 4p, then 4d, then 4f. And what it would mean is that the s electron is spending more time closer to the nucleus, would be shielding or screening more as compared to a p electron as compared to a d electron. एंड ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बोलूंगा ध्यान में रखने के लिए बिकॉज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में मल्टीपल जगह पर यूज आएगा. नाउ व्हेन आई टीच दिस, व्हेन आई से दिस, एक बहुत ही ऑब्वियस सा कॉन्ट्रडिक्शन आपके दिमाग में आता है. ठीक है, क्या आता है? आप बोलते हो सर सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं बिकॉज सेकंड पॉइंट इज सेइंग दैट ये जो R max है वो 3s का बाद में होगा, 3d का पहले होगा. तो फिर आप ये कैसे बोल रहे हो दैट 3s का इलेक्ट्रॉन इज स्पेंडिंग मोर टाइम क्लोज टू द न्यूक्लियस? एंड दैट इज वेयर आई वुड वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, दैट इट इज बिकॉज ऑफ दीज एडिशनल मैक्सिमास. ठीक है, जो ये 2s 2p का एग्जाम्पल देके मैं ज्यादा क्लियरली आपको बता सकता हूँ दैट जो ये जो additional maximas obtain होते हैं in case of 2s as compared to 2p, they are responsible for, or they are the ones which are showing us that close to the nucleus it is the 2s electron which is spending more time, which is spending or which is having more penetration power as compared to 2p electron. ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया? अभी क्या क्या तीन इंपॉर्टेंट? So I just have a small doubt. हाँ बिल्कुल पूछो. So could you just give us like a brief overview of like how penetration power is actually calculated mathematically so we can understand this better? Because otherwise. So mathematically मैं आपको कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. When you look at the definition of penetration power, right, how is it related or how is it defined actually? It is defined as a measure of the closeness of electron to the nucleus, right? How much time the electron is spending closer to the nucleus. Yes. Now, how much an electron is closer to the nucleus is something that we can understand by looking at how the probability of electron is spread around the nucleus. Yes, sir. Right. Now, one way to look at is that you straight away start looking at the orbital diagrams. S orbital का, P orbital का, ठीक है, D orbital का, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम्स दिखते हैं आपको. Now, let's say if I was to compare how the probability of finding s electron is spread around the nucleus, you would say that yes, this is the diagram which is helping me understand how the probability of electron is spread around the nucleus of an s electron. Okay, if I was to look at the diagram of a p orbital and understand this is how the probability of finding the p electron would be spread around the nucleus. If I was to look at the diagram of the d orbital and understand how the probability of finding that electron would be spread around the nucleus, then this diagram, this shape would help me understand it. Can you notice, can you understand that as we are moving from S to P to D, the region in which electron is likely to be found is spreading more and more around the nucleus? Yes, sir. So that's an intuitive way, by just looking at the diagram and seeing that
the s electrons of a shell are going to be spending more time close to the nucleus as compared to p as compared to d. What is that? Now that observation is something which can be also made by looking at these radial distribution graphs, these probability distribution graphs, and usme it is these small maximas which make that impact, which talk about why the s electron, or which help us substantiate that mathematically that the s electrons are spending more time close to the nucleus as compared to say 2p, and same for 3s 3p 3d. ठीक है? Otherwise if you don't want to get into that reason, तो आप ऊपर से भी अगर सिर्फ इतना याद करके चलोगे मेरे साथ में that 3s is greater than 3p is greater than 3d in terms of penetration power, in terms of the shielding or screening effect, तो मैं more than happy रहूंगा, more than thankful रहूंगा that आपको आगे concepts में easily समझा पाऊंगा. ठीक है? And the only reason which I have done here is because ये flagship batch में मुझे पता है that ये doubt मेरे सामने बच्चे लेके आते हैं future में. ठीक है? Otherwise मैं अभी दूसरे batches में ये चीज पढ़ाऊंगा ना, तो मैं ये चीज चेंज कर दूंगा. I will not get into the depths of these things. I will just ask students to remember the simple basic results, what is relevant from an exam point of view. क्या क्या है statement that L value fixed है, N value बना देंगे, R max इस तरीके से बढ़ेगा. ठीक है? अगर n वैल्यू सेम रखेंगे, L बढ़ा देंगे, R max वैल्यू कम हो जाएगा. And there is a property called as penetration power within a particular shell. Penetration power of 3s electrons is more than 3p is more than 3d. Like s is greater than p is greater than d is greater than f. बस. ठीक है? And यहाँ पे लाके मैं छोड़ के आगे बढ़ूंगा because इतना रिजल्ट मेरे लिए काफी है. The reason why I went in a bit of detail over here is because I knew अभी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, but there will be this doubt which students will come back to me saying that sir ये second and third point contradict कर रहे हैं. And उसी के लिए मैंने अभी almost आधा घंटा आप लोगों के साथ में spend करा है, that trying to give you some sense based on either looking at the shapes of the orbitals or by looking at this distribution of probability on the same graph. ठीक है? Sir, out of the 4s orbital and 4d z square orbital, sir, which will have more penetration power because z square have a ring around it. नहीं, but ring बड़ा होगा. It will be more spread out around the nucleus. Okay, so 4s will have better penetration power. Will have a greater penetration power. Okay. Sir, आपने बोला था for a random value of L and N we can't make the comparison in R max value, right? हाँ. Sir, but अगर number of radial nodes are 0, then we can make comparison. एक आप particular like ऐसा example लेके नहीं बोल सकते ना कि उसको मैं Sir, no, आप जब एग्जांपल दे रहे थे तभी 2p 3d ऐसा करके दिया था, तो उसमें तो radial nodes तो 0 हो जाएंगे. हाँ, so मैं उसको as a like general statement नहीं लिख सकता ना. That is what I'm trying to tell you. मैं एक आपको बता दूंगा कि 1s 2s के बीच में ऐसा हो गया, 1p 2p के 1s 2p के बीच में आप compare कर लो. ठीक है? But then आगे how it will turn out उसका I won't be able to present a trend to you. Like अगर वो रहता तो अगर वो trend books में mentioned होता और वो trend भी मैं आपको बताता. Okay sir. ठीक है? So can you say the penetration power of 1s is greater than 2s is greater than 2p, like from the graph? हाँ, मतलब you can say 1s is greater than 2s, the penetration power.
Yeah. ठीक है, and you know the relationship between 2s and 2p. Yeah. वहां से आप कमेंट कर सकते हो. Yeah. ठीक है. So sir, penetration power does not depend on N and L values like for comparison. हाँ, मैं बस इतना आपको कमेंट करने के लिए बोलूंगा that अगर n वैल्यू छोटा है, ठीक है, तो that will be a dominating factor. Okay. So inner shell electrons are going to be shielding more than the outer shell electrons. आप n को dominant मान के आगे बढ़ सकते हो. But अगर same n है, ठीक है, for the same n values, so relative order would be s greater than p greater than d greater than f. Yes. ठीक है. Fine. So can we say that the penetration power, so greater the number of radial nodes, more you'll have the number of curves because it's going to cut the x-axis, and then more the number of curves, more the number of maximas. The local maxima is a छोटा. Yeah, the local. So global तो वो है ही, but along with that you'll have, so that in terms of radial nodes we can also say, right, like more the number of radial nodes, more will be the like the electron will be more close to the nucleus and more is the penetrating power. हाँ, मतलब वो एक ही तरीके को अलग तरीके से बोलना हो गया, एक ही स्टेटमेंट को, because n minus l minus 1, अगर l कम होगा तो रेडियल नोड ज्यादा होंगे. Yeah. ठीक. So the penetration power is more because the area under the graph for a particular R is greater for 3s than 3p, right? Close to the nucleus, especially close to the nucleus. Close to the nucleus. Okay. ठीक है. So what is so when you say it spends more time closer to the nucleus, like how would you formulate that mathematically? मेरे को मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी या कैलकुलेशन करना है अभी. अच्छा, प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन. हाँ, वही तो मैं बस आपको ग्राफिकली ऐसे इन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, because the area under these curves is what is representative of the probability of finding the electrons. Last topic of atomic structure, we also have to deal with probability. एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो. ये आई थिंक वो एक्सपर्टीज अटेना का क्वेश्चन है जो पहले भी कई बच्चों ने मुझसे पूछा था. Now I think most of the students are in a good position to answer this kind of question. हाँ सर. हाँ, उसके अलावा आप लोग मुझे चैट से, मैंने देखा हूँ चैट पे बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछ रहे हो. आप लोग एक बार बोल के पूछ लोगे क्या मुझसे, एक एक करके? जैसे सोहम, ऐसे ही पूछ लो ना यार, तुम बहुत सारा लिख रहे हो. Won't there be two parts to penetration effect, one of the radius and the other the angular part, because we talk about the positioning also angular node. हाँ, definitely, and that is something which is being captured in the radial distribution function as well. जो radial distribution function है ना, वो n as well as l दोनों को कैप्चर करता है. So both of them are playing a role over here. ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि l ले ही नहीं रहे हम लोग. ठीक है. देन नतानिया, आपका क्या डाउट है? ऑफ बाउ 3s ऑफ बाउ जो हम लोग ड्रॉ करते थे ना नतानिया, इट वाज फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एनर्जी, the relative order of energy of orbitals. Then
अच्छा, इसके आंसर्स आपने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब सो आज का डन है अपना टॉपिक। वी आर कंप्लीट विद द एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। नाउ नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो ऑनवर्ड्स, आई विल बी स्टार्टिंग विद मोल कंसेप्ट एंड 3s है ना? हाँ, और उसके Yes sir, 3s. लोग जब भी नेक्स्ट डाउट लेक्चर होगा तो उसमें मैंने जो लास्ट आपको होमवर्क बताया है वो कंप्लीट कर लेना, उसका डिस्कशन कर लेंगे। एंड देन इन द मीनवाइल आई एम गोइंग टू गिव यू सर्टेन मोर प्रैक्टिस असाइनमेंट्स। ठीक है? So can you explain this question? हाँ, Explain this question. Yes, sir. Please. क्वेश्चन को मुझे आंसर करना है। कैन यू नोटिस द पॉलिनोमियल पार्ट? Yes, sir. और उसका कितना नॉन जीरो रूट्स रहेंगे? 2. नॉन जीरो रूट्स, that is n minus l minus 1 is 2. And इसी के लिए can you tell me what would be the lowest power of r? 0. Right? ये अपन l बोलते हैं, right? यहाँ पर ये There is no theta and phi, so वैसे भी s आ सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं But here it is given, it is radial component. Radial component बोला ना? हाँ, sorry. ठीक है, so यहाँ पर by looking at this we understand that n is equal to 3 and l is equal to 0. So that made us conclude that it is a 3s. 3s or vital. We can also say that there's no angle component over here, so that's why we can also conclude. A radial component है ना? Yeah, radial. Question. Oh, yeah, sorry, my bad. Now for 3s we understand that there are, for s orbitals there are no angular nodes. Yes sir. Yes sir, तो उसका आंसर 0. ठीक है, now how many radial nodes ये अपन ने ऊपर निकाल लिया? 2. What would be the distance of these radial nodes? Sir, Roots of the equation. Roots of the equation. Values of r for which above polynomial is 0. Yes. ठीक है, वो आप रूट्स निकाल लोगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है आपको। And what would be the shape of these radials? Spherical. So all radial nodes are spherical only, right? Radial nodes are spherical only. ठीक है। So, So there is no this shape for a radial node other than spherical, right? Because the definition of radial node is that at some distance from the nucleus, the probability of finding the electron is 0. Now, what would all the points correspond to a particular distance from the nucleus? They would be surface of a sphere. Sphere, yes sir. Hence, the shape of the node is a spherical surface. Okay, sir. Hence, it is called as a spherical node as well. ठीक है? सर नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैसे निकालते थे? ये फॉर्मूला है ना रेडियल नोड्स का, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का n minus l minus 1. हाँ सर, हाँ मिल गया। ठीक है, अच्छा सर ओवर हियर सिग्मा का जो फॉर्मूला है 2zr upon na0 वो भी यूज कर सकते थे ना? हाँ, बट लाइक दे डिसाइडेड कि नहीं, हम तो r के टर्म्स में लिख देंगे। यस सर। ठीक है, अच्छा तो अभी मैं आप लोगों के साथ में वो जो zip फाइल मैंने बताया था वो ये शेयर कर देता हूँ। ठीक है, so those students who would want to bridge that learning curve can use that as a practice, and those who are confident in terms of what needs to be done, then they can keep on practicing more difficult sections from the reference books, and whatever doubts you have आप लेके आते जाओ, and definitely I'll be sharing or making you do one assignment or quiz in your future so as to make sure that आप लोग revise करते जा रहे हो। ठीक है sir? हाँ sir, this is like not related to what we are discussing right now, but I was
thinking if we could like discuss about the wave nature when it is crossing nodes. Like I've been researching about that, but still I can't find any conclusive evidence. You read that article about those interpretations? Even I tried to read, but it is just. No, sir, I read that. I even understood some part of it, but then some like when I was researching, alag se it is very like you can't try to understand what they mean because half of the things haven't been taught yet. That is what I said. So that is the problem. A problem which you should keep in mind if, let's say, you pursue higher research in the domain of theoretical physics. That should be a question which should be one of those which you are seeking an answer to. But you have so many interpretations. But why don't we have one proper conclusion to it? Like that's what we are trying to find now. Yeah, so string theory ये सब Because use करके. we can only talk about it in terms of the math, and that's why that's the reason that it's not understood, right? Because nobody comes Because up there's with no visualization. analogies and interpretations can be put forward, but they can't really be verified properly. So we only talk about it in terms of the math and the measurement. Yesterday only there is this video that came from the channel of Veritasium, yes, sir, that Yes, sir. Yes. uncertainty one. So there are these things which you would have a question about, and like it is on a similar lines what you are doing right now, because for you right now you are thinking in that perspective that explanation to hona hi chahiye, like there isn't something which can't be explained, right? And if you would want to go in that direction, that explanation, it's perfectly fine. However, when you get into the deeper aspects of even maths, not just this particular interpretation of real world around us, hardcore mathematical statements, there are going to be some statements which you might not be able to prove. They are true as far as we can test them out, but still proving them mathematically would be a challenge and is a challenge. ठीक है, तो मैं वो लिंक कहाँ गया? अरे मेरी हिस्ट्री में ही नहीं दिखा रहा, कल ही तो देखा था वो वीडियो, वो मैं भेज देता हूँ तुमको। कहाँ, क्या नाम था उसका, कुछ याद है क्या किसी को जिसने देखा था कल? सर उसको I can prove वैसा कुछ तो कुछ और था, ट्रू या वैसा कुछ सब था। मेरे सब्सक्राइब चैनल्स में There's a hole at the bottom of notes. सर मुझे मिल गया वो। हाँ, ग्रुप पे भेजता हूँ। कॉपी नहीं ग्रुप पे मत भेजो, बाकी बच्चे डर जाएंगे क्या चल रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ जूम के चैट के ऊपर भेज दिया। ठीक है, you guys can click and then copy that link for later reference. So वो वीडियो खतरनाक है. I'm going to watch it thrice, and even after that, I don't think I'll understand more than 50 to 60% of it. Of course not. Those are to increase your curiosity and keep yourself entertained. Yes, sir. ठीक है, बाकी देखो अभी ज्यादा मत घुसना उसमें। गौरव कहाँ गए? हाँ सर। ठीक है, मतलब अपना एम जे क्रैक करना है, तो you need to prioritize things accordingly as well. Yes. Sure. So actually, there is also a book by Isaac Asimov on this, on the traveling of electrons. I don't remember the name, but it was published in 1970 around that time. Right. Sir, as far as I research to अभी like currently मतलब थोड़ा बहुत for basic understanding people say electron wave है, so it can exist simultaneously at 2 points, which was initially my thought, but then sometimes when I try to go like if I read some papers on it, then it's like
very not certain what they're trying to say. Some people will try to prove it by something else, and then everything is accepted. ठीक है, Because no one knows what to do. इतना परेशान मत हो बस इस समय, इतना बोलना चाहूंगा. Don't be too much bothered by it right now. So, I wanted to ask regarding. हाँ बोलो. हाँ सर, 10-20 साल रिसर्च ये करेंगे तो मिल जाएगा. हाँ मतलब ऐसा guaranteed नहीं है, but yes, like there is research still going on in that direction, and that will open up newer things for you rather than just that particular problem statement. When you start going in that direction, you realize that there are many other things which are required to develop a complete perspective of what you are in fact trying to look an answer to. So what is so the video you sent? It's about Gödel's incompleteness theorem, right? What has that got to do with interpretations of quantum mechanics? It has nothing to do with the interpretation of this particular question that Gaurav had. ये तो मैंने just as a additional piece of it's interesting, yeah, discomfort share करा है. हाँ sir. Knowing the fact that there are things which हाँ सर, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारा डिस्कम्फर्ट आ जाएगा, अनसॉल्वेबल वंस. हाँ. तो ऐसा होता है ना कि लाइक एक जगह दर्द हो रहा है बॉडी में यार, आप उससे परेशान हो, दूसरी जगह ज्यादा दर्द कर दो तो फिर वो पहले दर्द पे इतना ध्यान नहीं जाता. So anyways, चलो ठीक है, आज का डिस्कशन. So, during the class. हाँ बोलो अगर. Yes, so during the class, someone had asked if we can infer the relationship between 1s and 2p, seeing the graph. So I couldn't hear your replies. Could you repeat it? हाँ. So 1s और 2s में किसकी ज्यादा penetration power है? नहीं sir, 1s and 2p. Two different NNL. अच्छा. 1s और 2s में किसकी ज्यादा है? 2s. 1s की ज्यादा है ना, it is like lesser value of 2s 2p में किसकी ज्यादा है? So penetration power, right? हाँ. 2p. 2s की ज्यादा है ना, ऐसे 2s रहेगा. तो 1s और 2p में फिर किसकी ज्यादा रहेगी? 1s अगर 2s से ज्यादा है और 2s 2p से ज्यादा है तो 1s की 2p से ज्यादा रहेगी ना. हाँ बस. Yes. Okay sir. So my understanding on wave function को देखकर उसे मतलब डिटरमाइन करना कि क्या है, उसको अच्छे से इंटरप्रेट करना, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है बट थोड़ी सी वीक है. सो शुड आई लाइक रीवॉच योर वीडियोस और समथिंग, और लाइक कुछ यूट्यूब चैनल या कुछ रेफरेंस बुक से? नहीं. So what I would recommend is that right now focus on problem solving and see to it that are you able to comprehend the questions and solve them based on the patterns and some key points that have been highlighted, rather than trying to connect each and everything from the scratch to what we have done, because it will take a lot of time. I would recommend कि notes पढ़ो, जो key points highlight करे हैं उनको use करके are you able to solve the questions that we have done in the class? Yes, I'm able to do the question in the class, but वो जो आपने एक assignment 3 दिया था ना, उस पे I struggled quite a bit. That's why I was. वो assignment तो मैंने क्या है कि एक class पहले दे दिया था because I wanted you to struggle with that. Although how to do that assignment better was something that got clear in the next class. Oh, okay. Okay, so जो next class की understanding थी उसके ऊपर अब आप उसको assignment को solve करो, and not the second page, ठीक है, the first page itself, क्योंकि second page में तो actual probability calculation वगैरह का question आ गया है, तो उसको आप फिर भी skip कर सकते हो.
and I am going to share some more questions. ठीक है? And उसमें आप अपना comfort check करना that are you able to decipher the results based upon you know, the patterns that we have identified. Okay sir, thank you. तो probability वो जो इंटीग्रल है probability calculation के लिए वो repeated integration में पार्ट से हो जाता है. थोड़ा आवाज मफल हो गया तुम्हारा, दोबारा बोलो. तो जो probability calculation के लिए जो इंटीग्रल है, जो इंटीग्रल्स आते हैं पॉलिनोमियल टाइम्स एक्सपोनेंशियल, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाएंगे. रिपीटेड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. मतलब उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के अलग कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे. आई डोंट थिंक बाय पार्ट्स से तुम कर पाओगे. तुम्हें आता है बाय पार्ट्स? मतलब बस पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल है ना, और कुछ है क्या उसमें? अगर तुमने पढ़ा हुआ है वो सब तो ठीक, अच्छी बात है. देन तो तुम मतलब यू कैन ट्राई व्हाट वन. मैं पूछ रहा हूँ, और कुछ नहीं है ना पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल के लिए. As far as I remember, I think they are a bit more complicated than just by part. अच्छा ठीक है. ठीक है, मतलब there is this particular क्या बोलते हैं उनको, गॉसियन इंटीग्रल्स या क्या बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है. वो e to the minus x square. हाँ वैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज में आते हैं. एंड दे टू वर्क विद डेफिनेट इंटीग्रेशन, नॉट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. ठीक है, चलो. हाँ नहीं, आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस नहीं करने ना तानिया. डोंट वरी अबाउट दैट. आई एग्री आदर्श completely. So for this penetration power, इसमें मतलब what is the meaning of penetration power exactly? Like it gives a measure of how much time the electron spends close to the nucleus. Yes, I got that, but like मतलब यहाँ पे penetration word, like how does it come in? Like the understanding of the word penetration का literal meaning क्या होता है? Like मतलब कोई चीज के through something is penetrate, like going through. Correct. So in the region around the nucleus, right, which electron is more penetrating closer to the nucleus, which is it's not literally penetrating the charge, nuclear charge. No, not through the nucleus, but it is more about in the vicinity of that nucleus. Okay, so as you say, closeness plays a role then. Yes, got it. Thank you. ठीक है. नहीं, नायोबियम इन सब का कॉन्फ़िगरेशन में क्यों जा रहे हो यार अभी? These are not even the more important ones. रहने दो सोम. ठीक है, चलो. All right then. So TWT will be next week. देखते हैं, मैं बताता हूँ. Okay sir. ठीक है. Thank you sir. Guys.